नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं डीडी बिहार का खास कार्यक्रम एलडब्ल्यू नक्सल, यानी नक्सली मुख्य धारा में कैसे लाए जाएं और सरकार के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। हमारे साथ अतिथि के तौर पे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश मंत्री अमृता भूषण जी। बता दें कि नक्सलवाद तो यूँ तो 1967 में शुरू हुआ। कानू सान्याल इसके जनक थे और चूँकि नक्सलबाड़ी नाम के जगह से ये इसकी शुरुआत हुई थी और कहा जाता है कि ये तथाकथित जमींदारों और सामंतों के खिलाफ किसानों और मजदूरों का एक आक्रोश था, जो बाद में धीरे धीरे हिंसक आंदोलन का रूप लेता गया। बाद में कानू सान्याल की मृत्यु के बाद सत्यनारायण सिंह ने इसकी जिम्मेवारी संभाली थी। लेकिन अगर इसको आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो पहला जो इसका दौर है वो 1967 से 80 तक चला। दूसरा जो दौर था वो 80 से 2004 तक चला, जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। और 4 के बाद से लगातार किस तरीके से सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 80 से 2004 के दशक में बिहार में जिस तरीके से नक्सलियों का उभार हुआ और लगातार ग्रामीण इलाकों में, मतलब अगर आप पूरे इलाके बिहार को देखते हैं तो 38 जिलों में से 34 जिले लाल कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर के तौर पे प्रभावित था। बाद में सरकारी कार्यक्रम चले, जन कल्याण के कार्यक्रम चलाए गए। उसके बाद इन चीज़ों पर धीरे धीरे विराम लगने लगा। खैर चलिए बात करते हैं, हम 2-3 फेज में इस संबंध में बात करेंगे हम अपने अतिथि से। देखिए, बिहार जैसे प्रदेश में सरकार आज की तारीख में या समाधान कार्यक्रम हो या उन तक पहुंचने का जितना तरीका हो सकता है, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक, लगातार प्रयास कर रही है। आप भी इसी इलाके से आती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 80 के दशक में जिस तरीके से बिहार के 34 जिलों में से 38 जिलों में से 34 जिला प्रभावित था, आप इसको किस रूप से शुरू से महसूस करते रही एक नेत्री होने के नाते? देखिए, जब जैसे आपने बताया कि कम्युनिस्ट लेकर आए थे इस नक्सलवाद को, और उन्हीं के समय में जब वो लेकर आए थे और उसके तुरंत बाद ये जैसा आपने बताया कि सामंतवादियों और ज़मींदारों के विरोध में लाया गया था, या जो भी उनको मुख्य धारा या उनको वो सब सुविधाएं दिलाने की बात थी जो बीपीएल कैटेगरी के लोग थे। जो सामाजिक विषमता की बात थी। हाँ। कि सामाजिक संघर्ष जहां आ रहा है, जैसे हाँ। कोई बड़े ऊंचे लोग हैं, आर्थिक तौर पे जो विषमता थी उसे लेकर इसका। जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये तुरंत ही टर्न हो गया था जाति में। ये इसको तुरंत ही 80 के दशक में बोल सकते हैं, या उस समय भी इसको तभी लोगों ने छोड़ा था। अपने जिन जनकों की बात की, उन लोगों ने उसी समय इसको छोड़ दिया था। और क्योंकि उनका ये कहना ही नहीं था, वो जाति पर काम कर ही नहीं रहे थे, पर क्योंकि इसको राजनीतिक रूप देना था, राजनीतिक पार्टी बननी थी, इसलिए इसको जाति की तरफ उन लोगों ने मोड़ दिया। दूसरी बात की जाति की ओर खींच कर ले जाकर इतना भयावह कर दिया, पूरी स्थिति को इन लोगों ने इतनी भयावह कर दी कि जो स्थिति उस गुलामी के समय में थी, इंटरनली उससे भी बुरी स्थिति, खासकर बिहार में जो उसके ऐसे से एरियाज थे जैसे मगध और शाहाबाद का वो जो इंटरनल एरिया था, मुझे याद है क्योंकि मेरा मायका उधर से ही आता है, तो उधर के सारे नरसंहारों को मैंने सुना है। पुरानी कहानियों को, हम लोग तो छोटे थे पर उसको हमने सुना कि कैसे से नक्सली हमले हो रहे थे, स्कूलों को उड़ाया जा रहा था, कॉलेजों को, मतलब जो भी ऐसी सरकार की सुविधाएं थी जिसमें आप शिक्षित हो सकते थे, या जिससे आपको रोजगार मिल सकता था, या आपका पुनर्वास हो सकता था, आपको घर मिल सकता था, उन सुविधाओं को ये कुछ तथाकथित जो पॉलिटिकल उस समय के कम्युनिस्ट लोग थे या जो नक्सल से जुड़े लोग थे, उन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि वहाँ तक पहुँचे। वो जो इंटीरियर एरियाज थे, जन कल्याण की जितनी सुविधाएं थी, जो पहाड़ों पर लोग बसे थे और सुदूर ग्रामीण इलाकों में बसे थे, उन तक ये सुविधाएं उन लोगों ने पहुँचने ही नहीं दी। पर अब जबकि
मोदी जी की सरकार है जो जिसको जाति से मतलब ही नहीं है। इन्होंने बस विकास सोचा कि हम ये भारत को एक नए दौर पे ले जाएं और विकास के रास्ते ले जाएं, और हर एक व्यक्ति को, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उससे कोई लेना नहीं है, वो सबका विकास और सबका साथ चाहते थे, सबके प्रयास से चाहते थे कि एक अच्छा देश, एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाली देश वापस से उतनी ही सामर्थ्यवान हो जाए और विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। मूल रूप से अगर इसको हम देखेंगे 80 के दशक के बाद से, तो ये एक सामाजिक बड़ी समस्या थी। बिल्कुल, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता। तो 80 के बाद से इन चीज़ों, जब ये मगध के इलाके की आप बात कर रही हैं या शाहाबाद के इलाके की बात कर रही हैं, तो फिर होने लगा यह कि ये जाति तौर पे टारगेट कर दिया गया और कुछ तथाकथित जातियों को इसमें टारगेट किया गया। उसके बाद होने क्या लगा कि उन गांवों को घेर करके, जैसे जब हिंसा प्रवेश कर गई इस पूरे आंदोलन के अंदर, तब ये धीरे धीरे भटकने लगे। और भटकाव इस तरीके से हुआ कि जब यहाँ इस तरीके के नरसंहार को अंजाम दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बदनाम होने लगे। और पहला 12 हो गया, शेनारी हो गया या बहुत सारी जगहों पे। उसके बाद लगातार सरकार अपने हिसाब किताब से, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उस दौर में 90 के दशक में बहुत ही लचर रही, सरकार वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। जो सामाजिक विषमता को रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा था, या जैसे आपने कहा कि स्कूल उड़ा देना, पुल उड़ा देना, इसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही था कि जो सुदूर रिमोट इलाके में जो जनता पड़ी है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जो निरक्षर है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, जहां जंतर मंतर से ही काम चला दिया जा रहा है, जहां अंधविश्वास का प्रकोप है, तो वहां पे सरकार चाहती थी कि वहां विकास की रोशनी पहुंचे। लेकिन विकास की रोशनी से ये लोग चाहते थे कि मतलब और परिणाम अच्छा रहा ये कि जैसे जैसे विकास की रोशनी पहुंचने लगी, सरकार ये कहने लगी कि भाई आप मुख्य धारा में शामिल होइए, हमारा कार्यक्रम ऐसे ऐसे है, हम आपके जन कल्याण, हम आपके सामाजिक कल्याण, हम आपके सियासी कल्याण के लिए आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो कई लोगों ने सरेंडर भी किया और उसका परिणाम ये रहा 17 में तो मोदी जी ने एक समाधान करके लाया जिसमें कुशल नेतृत्व, आक्रमणकारी रणनीति और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो उसे लेकर के फिर आपने जैसे एक पुनर्वास योजना की आप बात कर रही थी, वो क्या था? देखिए, जब आप कह रहे थे अभी कि सरकार चाहती तो वहाँ पे रोशनी पहुँचाती, कहीं की भी सरकार अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट तंत्र है जो एक प्रदेश को चलाती है। मैं ये मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि कहीं की भी सरकार अगर चाह ले कि मैं लॉ ऑर्डर हम लोग ठीक कर लें और हम सुदूर इलाके तक किसी भी सरकारी योजना को पहुंचा दें, अगर सरकार चाह ले तो इसको कोई नहीं रोक सकता। उसका जीता जागता उदाहरण मोदी जी की सरकार है कि उन्होंने हर एक प्रयास, मतलब कोविड जैसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान को संभाल लेना, जबकि बड़े बड़े देश नहीं संभल पा रहे थे, और उस सुदूर इलाके तक अनाज पहुंचा देना। आप बताइए कि कोविड के समय एक भी इंसान भूखा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो ऐसा सब प्लानिंग हुआ, वहां तक चीजें पहुंचा दी गई, सुविधाएं पहुंचा दी गई, राशन उन तक पहुंचा दिया गया, और आज हिंदुस्तान यहाँ है। मोदी जी ने जब ये 17 में समाधान जब लाया, मोदी सरकार ने जब ये सोचा, तो उनकी यही प्लानिंग थी और उस पे पूरा काम हो रहा है कि एक हम हर जगह ऐसे हब्स बनाएं जहाँ पर सारी सुविधाएं हो। जैसे सरेंडर्स हो रहे हैं बहुत जगह में, तो जो सरेंडर कर ले रहा है, अब वो सरेंडर कर रहा है तो उसको ये भी तो आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए कि मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा। मोदी सरकार उस ओर काम कर रही है
कि उनके लिए एक हब बना रही है, कॉलोनीज बना रही है, उस कॉलोनी में वो रहेंगे, वहाँ पे स्कूल रहेगा, वहाँ पे आंगनबाड़ी होगा, वहाँ पे पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे जितनी भी योजनाएं हैं, रोजगार संबंधी जो भी स्किल डेवलपमेंट के काम हैं, उसके अलावा बच्चों की पूरी शिक्षा, महिलाएं जो अशिक्षित हैं उनकी शिक्षा, उनके लिए किराना का दुकान होगा वहाँ पे जो बहुत कम दाम में उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। मतलब पूरी तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा कि आप जब नक्सलवाद छोड़ कर आ रहे हैं तो एक मुख्य धारा में प्रवेश करने के लिए ये आपके पास सारी सुविधाएं हैं, और अब आपके बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो वो विश्व में अपना सिर उठाकर और जी सकते हैं। जहाँ भी जो भी करना चाहे उनको वैसा सा प्रोत्साहन, वैसा सा रोजगार, वैसी सी शिक्षा, वैसे से कॉलेजेस, इन सबको मुहैया करा जाएगा। ये समाधान का पर्पस है। उसके अलावा जो पहले जो हमारी सेना थी या सीआरपीएफ या पुलिस था, उनके पास कुछ नहीं होता था। मतलब उनके पास एमिनेशन के नाम पे कुछ नहीं होता था, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं होता था, गाड़ियों के नाम पे कुछ नहीं होती थी। आधुनिकीकरण पे जोर दिया गया। बिल्कुल। आज उनके आधुनिकीकरण को इतने स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है कि दे कैन फाइट। मतलब वो बहुत सारी कहीं भी जाकर आप देखिए, अगर शुरू से आप पूरा निकालिएगा कि नक्सल का जितना भी होता रहा है आक्रमण, उसमें हमारे कितने जवान, कितने पुलिसकर्मी शहीद होते रहे हैं। आम आदमी तो होते ही रहा है इफेक्टिव उसके अलावा, पर उनके लिए किसी ने कभी सोचा नहीं, किसी ने कभी काम नहीं किया। मोदी सरकार के आने से पहले, जब मोदी सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने इस विषय पे काम किया, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, गृह मंत्री जी ने इसकी पूरी कोशिश की, इसको सुनिश्चित किया कि हमारे जो पुलिसकर्मी है, हमारी जो सीआरपीएफ है, हमारा जो आर्मी है, वो जब कन्फ्रंट करता है किसी को तो बहुत स्ट्रांगली करे और वो पूरा अपने आप सुसज्जित रहे। अरे आप किसी युद्ध को अगर लड़ने जा रहे हैं और आप अगर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित ही नहीं है तो आप कैसे लाठी से लड़िएगा, से लड़ेगा। यही आपके समाधान कार्यक्रम जो 2017 में गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि एक तो कुशल नेतृत्व जो इन चीज़ों को देखे, जी ठीक है, दूसरा था आक्रामक रणनीति कि हम उनके खिलाफ, मान लिया जाए कि हमारे सुकमा में चाहे कहीं भी इतने जवान जो हैं शहीद हो जा रहे हैं उनके लैंड माइंस में, तो हम उनके खिलाफ क्या आक्रामक रणनीति अपनाएं। जैसे परिणाम रहा, देखिए इसके पीछे बड़ा रीजन रहा कि वो खुद भी उसके लिए दोषी रहे। नक्सली के जितने नेता थे उनके बेटा खुद तो आईआईटी बाकी जगहों पे पढ़े, सारे जगहों पे, और जब उनके वित्त पोषण को देखा गया कि फाइनेंशियल उनको कहाँ से आ रहा है, तो गरीब गरीब ही रहा, जो बंदूक लेकर के लड़ रहा है वो लड़ रहा है, लेकिन उनके पास करोड़ों की संपत्ति अर्जित हुई। एकदम बिल्कुल। तो आज जो परिणाम हुआ कि उन पे इनाम रखा गया 15 लाख का, 30 लाख का, हाल फिलहाल में एक नक्सली पकड़ा गया है। तो उस सरकार की दो तरफा योजना रही कि एक तरफ जो नक्सली छिपे हैं मांद के अंदर अभी, और वो कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं, तो उनके वित्त पोषण को रोक दिया गया कि फाइनेंशियल सिस्टम जो डिजिटलाइजेशन हुआ, तो उसका भी परिणाम आया कि उनके आर्थिक जो रीढ़ थे उनको कमज़ोर किया गया। और दूसरी तरफ समाज के अंदर भी ये चीज़ें आई कि आखिर वो किस तरीके से अपना वित्त पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए वो कहते हैं, जिनके नाम पे लड़ते हैं, उनकी स्थिति जस की तस से बनी हुई एकदम। तो सरकार की पुनर्वास योजना जैसे ही वहां तक पहुंची, इनका आर्थिक रीढ़ टूटा, तो ये चीजें धीरे धीरे चलने लगी, और रेड कॉरिडोर का जो एरिया था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। बिहार के अंदर भी यही हुआ है। हाल फिलहाल में अभी लखीसराय के जो बुढ़वा पहाड़ बोला जाता है, जहाँ नक्सलियों का गढ़ था एक समय में, काफ़ी सिपाही या हम लोग ये शहीद हुए थे, वहाँ हाल फिलहाल में बहुत सारा हथियार या बाकी जो आक्रामक रणनीति सरकार की रही, जो कहा जाता है कि मिलिट्री फोर्स को उस तरीके से तैयार करना, उसका परिणाम भी आया। उसमें ड्रोन शामिल हुआ या अन्य तरीके की चीज़ें शामिल हुई, जिससे कि वहाँ है। एक बार इससे पहले रोशनी नामक एक कार्यक्रम भी लाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें उनके रोजगार उनके पास कैसे आए, कैसे वो छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर रोजगार हासिल करके अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाएं, ताकि बाकी जगहों पे या बाकी जगह उनका जो माइंडसेट है वो काम नहीं करे। बिल्कुल। देखिए, मोदी सरकार ने ये प्रयास ज़रूर किया कि हम खाली आक्रामक नहीं रहें,
हाँ ठीक है कि आधुनिकीकरण ज़रूरी था और हमारे सेना की, हमारे पुलिस की, सबकी सुरक्षा भी ज़रूरी थी, पर दो तरफा काम किया उन्होंने। एक तरफ उन्हें रोकने की कोशिश की आक्रामक तरीके से भी, और दूसरी तरफ विभिन्न योजनाओं से उनको समझाने की कोशिश भी की। और उस समझाने के क्रम में ये हुआ कि जो वैसे सुदूर इलाके में रहने वाले लोग थे या जो गरीब तबके के लोग थे, जिनको भड़का कर ये लोग अपना इसलिए कि साध रहे थे, उनके पास साक्षरता नहीं थी, उनके पास समाधान नहीं था, उनके पास रोजगार नहीं था, रहने को घर नहीं था। अब उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि जब ऐसी सरकार आई है जो हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं ला रही है, जो हमको इतना मतलब हमको घर दे रही है, हमें अनाज दे रही है, इतना ही चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान, इतना ही तो हम लोग चाहते हैं आज के जीवन में। सरकार जितनी भी प्राथमिक सुविधाएं हैं, शिक्षा से लेकर, घर से लेकर, राशन से लेकर, शौचालय से लेकर, उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर, महिलाओं के रोजगार से लेकर, स्किल डेवलपमेंट से लेकर, घर की एक एक लोगों का स्किल डेवलपमेंट, महिलाएं हैं तो उनको उस तरह का, पुरुष है तो उस तरह का, युवा है तो हाँ बिल्कुल उस तरह का। उसके अलावा अब वो जंगल में है, कहीं जंगल तक सुविधाएं नहीं जा रही हैं, अब उधर के लोग उधर की तरह ही बात समझा रहे हैं। नक्सल जो चाहते थे, जो पॉलिटिकल गैप था ना, बिल्कुल, अब जब पहुंचने लगी हैं चीजें, तब उनको ये बात, जब सड़कें पहुंचने लगे, देखिए मोदी सरकार में एक बहुत बड़ा काम हुआ कि सड़कों का जाल उन्होंने बिछा दिया। जैसे ही कनेक्शन हुआ पहाड़ से, अब मैं अभी एकदम कम्युनिकेशन कम हो गया, कम्युनिकेट करने का कई जरिया पहले मुझे याद था जब हम छोटे थे और हमको समस्तीपुर अगर जाना होता था या हम लोगों को कैमूर जाना होता, इट यूज्ड टू टेक 7 घंटा कम से कम लगता था। आज हम लोग 2.5 घंटे और 3 घंटे में पहुंचते हैं। तो ये जो पहाड़ी एरिया और सबको जो कनेक्ट किया गया शहरों से, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना कि नक्सलवाद को छोड़कर, और आज की जो युवा, आज जो नक्सलियों के बच्चे हैं, जो उनके घर में उनकी पत्नी है, बेटियां हैं, परिवार है, गरीब है, अब वो मानने लगे कि नहीं ये उचित नहीं है, इसका अंत बुरा ही है। इसलिए वो लोग अपने घर के जो प्रमुख लोग जो नक्सल में, उन्हें समझाते हैं सरेंडर करने के लिए, और खुद मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनको शिक्षा मिल रहा है, घर मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, और मोदी जी पर प्रधानमंत्री के रूप में एक इतना बड़ा विश्वास है लोगों का कि उनको लगता है कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं तब तक हमारा सब कुछ ठीक रहेगा और हमारे लिए प्रधानमंत्री जी सोचते रहेंगे। इतनी छोटी बात थी शौचालय। जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से शौचालय बोला था तो हिंदुस्तान की बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हंस रही थी कि अब देखिए अब खाली शौचालय बनवाएंगे, बाकी काम इनका नहीं होगा। पर वो इतनी छोटी बात थी, पर वो इतना बड़ा विषय था कि अधिकतर गरीबों के घर की महिलाएं, जिनके साथ बुरा होता था, जंगल जाना, लकड़ी बिनना, इस योजना ने इतना उसको इजी कर दिया। अब कम से कम आप घर में सुरक्षित तो है ना। आप अब लकड़ी बिनने जा रहे, आग जलाने के लिए आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिल गया। लोग कहता है कि अरे सिलेंडर का फ्री मिल रहा है। अरे भाई फ्री भी मिलेगा, जब होगा तो फ्री भी मिलेगा। सब कुछ कितना फ्री चाहिए आप लोगों को? जिनको फ्री मिलना था जो चीज़ मिला, राशन फ्री मिला ना लगातार 2 साल तक, जब मिल भी रहा है, जब कोविड में मिला ना, तब कोई क्यों नहीं आप लोग बोले कि राशन काहे फ्री दे रहे हैं। आज देखिए बड़ी बड़ी कॉलोनीज मिल रही हैं जो प्रधानमंत्री जी की योजना में घर बन रहे हैं। उन गरीबों ने जो कभी सोचा नहीं था कि हम एक टुकड़ी लैंड हमको मिलेगा, उनका इतना सुंदर घर बन रहा है, कभी उन लोगों ने सोचा नहीं था। तो क्यों नहीं वो विश्वास करेंगे और क्यों नहीं विकास के रास्ते पर अग्रसर होंगे और क्यों आक्रामक होंगे। देश के लिए आज वो सोचने लगे हैं, आज वो लोग भी मानने लगे हैं कि ये देश की पार्टी है, ये देश के प्रधानमंत्री, ये देश के लिए अच्छा सोचते हैं। मूल है कि देखिए, एक जो आपने बातें कही कि सड़क को लेकर के जो चीज़ें थी, रिमोट एरिया में केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के द्वारा, ये जब सड़क वहाँ तक पहुँचने लगी तो जाहिर सी बात है कि सरकारी नुमाइंदा भी वहाँ पहुँचने लगे। बिल्कुल। और जब जो गरीब और सामाजिक विषमता के शिकार हैं
उनसे जब ये बातें होने लगी कि आपकी समस्याएं है क्या, वो रूबरू होने लगे, तो फिर इसके पीछे जो वहाँ बैठे या जो कुछ नेता किस्म के लोग जो भड़काते थे, उनकी दूरी वहाँ से बढ़ी। और इसीलिए कहा गया है कि ना, इधर तो हाल फिलहाल में जो नक्सल प्रभावी जिले हैं वहाँ नवोदय विद्यालय खोला गया, वहाँ कस्तूरबा विद्यालय खोला गया। तो साक्षरता की भूमिका, सड़क की भूमिका, चिकित्सा की भूमिका, अनाज की भूमिका, दवा की भूमिका, मतलब अगर चौतरफा जो उन्हें चाहिए था वो मिल रहा है, वो मिलने लगा, तो जाहिर सी बात है कि वैसे तमाम जो इधर खबरें भी आती हैं लगातार कि नक्सलवाद के बड़े नेता जिनका वित्त पोषण सरकार के आक्रामक रणनीति के तहत रोका गया, या तो उन्हें सरेंडर करना पड़ रहा है या फिर उन्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी जो पोजीशन है उसमें ये चीज़ें चल रही हैं, सरकार लगातार प्रयासरत भी है। देखिए, डिजिटल होने के कारण इतना तो पता है कि अंदर अब गांव में, सुदूर एरिया में भी लोगों को पता चल गया, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बिल्कुल, अब आप उनको ये नहीं कह सकते ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इन्होंने ऐसे किया। आज अब ये सारे जो एक दूसरे से लड़के और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे, ये सब एक साथ हो गए हैं। तो आप एक साथ हो गए, उसके खिलाफ जिस पर देश विश्वास कर रहा है, तो उससे कोई लोगों को थोड़ा ही फर्क पड़ता है। उनको पता है कि कौन उनके लिए है और कौन उनके खिलाफ खड़ा है। उनको पता है कि कौन उनको दे रहा है और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है। उनको पता है कि कौन उनके लिए सोच रहा है और कौन उल्टी बातें उनके दिमाग में भर रहा है। तो आज के युवा और या आज की महिलाएं फॉर दैट मैटर, अब वो मतलब कह सकते हैं कि अशिक्षित नहीं रह गई है, या ऐसा नहीं रह गया है कि दुनिया में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है। और ये मोदी सरकार के कारण हुआ है। और मुझे विश्वास है कि इसी तरह से जितने भी नक्सली हैं वो ज़रूर ही अब मुख्य धारा में जुड़ने के लिए सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनको मोदी सरकार पे विश्वास होना चाहिए। उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनके बच्चे शिक्षित होंगे, उनके घर की महिलाएं सुरक्षित होंगी, उनके घर की महिलाएं शिक्षित होंगी, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको स्किल्ड किया जाएगा। चलिए, ये हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी अमृता भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बस आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर अगले कार्यक्रम में, अगले अंक में किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य मुख्य अतिथि के साथ आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए DD बिहार।